तो अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, या फिर इसको हम डिविजन्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें अकाउंटिंग की कई सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास अकाउंटिंग की है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और फाइनली अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो यही हमारा पर्पस होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द बेसिक पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सच अ वे दैट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट कैन बी नोन। अब ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो वर्ड आए, पहला ऑपरेटिंग रिजल्ट और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग रिजल्ट की बात करता हूँ। तो ऑपरेटिंग रिजल्ट का मतलब है कि बिजनेस का रिजल्ट, बिजनेस के अंदर हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है उसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग रिजल्ट। अब बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है, बिजनेस का रिजल्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेटिंग रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस की। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग रिजल्ट का यानी प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सके। और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, क्योंकि बिजनेस के अंदर रोज सेल हो रही है, रोज परचेस हो रही है। तो जब रोज एक्सपेंस हो रहा है और रोज रेवेन्यू आ रहा है तो इसका मतलब रोज प्रॉफिट भी आ रहा है। वो बात अलग है कि हम पूरे साल का प्रॉफिट एक दिन बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो फाइनल प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट एक दिन का नहीं होगा, ये प्रॉफिट पूरे साल का होगा। तो हर दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल में एक ही बार बनता है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है तो उस टाइम पर कहा जाता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बन रहा है। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जबकि जो हमारी बैलेंस शीट होती है जिसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में लिखते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, वो बनती है हमारी ऑन अ पर्टिकुलर डेट के हिसाब से। ध्यान से सुनो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगाते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। तो ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज का पता लगाया जाता है, ये पता लगाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट पर। हम कहते हैं कि 31 मार्च को इस पर्टिकुलर डेट पर हमारे पास टोटल कितनी एसेट है और टोटल कितनी लायबिलिटी है। आप बैलेंस शीट बनाओगे एज ऑन 31 मार्च यानी एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन पर्टिकुलर डेट बनेगी, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे लिखा होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो समझ में आ गया आपको, इतना काफी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो अभी हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं और आगे हमें पूरा सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ना है। तो आगे आपको बहुत सारी और नई नई बातें जानने को मिलती रहेंगी रोज के रोज। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसको समझने से पहले एक बात ध्यान से सुनो, ये जो हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही अकाउंटेंट हर टाइप की अकाउंटिंग कर देगा। अगर आप बिजनेस में अकाउंटेंट रख रहे हो तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अकाउंटेंट अलग रखना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का अकाउंटेंट अलग रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अकाउंटेंट अलग रखना पड़ेगा, टैक्स अकाउंटिंग का अकाउंटेंट अलग रखना पड़ेगा। तो हर टाइप की अकाउंटिंग का अकाउंटेंट आपको बिजनेस के अंदर अलग अलग रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक अकाउंटेंट को सारा काम नहीं आता, लेकिन स्पेशलाइजेशन भी कोई चीज होती है। अगर कोई अकाउंटेंट किसी एक ब्रांच के ऊपर लगातार काम कर रहा है, सालों से काम कर रहा है, तो उसकी उस ब्रांच के ऊपर स्पेशलाइजेशन हो चुकी है। तो जब हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पर हम बिजनेस के अंदर ब्रांचेस के हिसाब से अलग अलग अकाउंटेंट रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप स्टार्टिंग में तो एक ही अकाउंटेंट रखोगे जो सारी ब्रांचेस के ऊपर काम करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पर जो हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हर ब्रांच का अकाउंटिंग करने का पर्पस अलग अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का पर्पस अलग था, कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पस अलग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का पर्पस हमें पता चल गया। अब देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग करने का क्या पर्पस होता है, क्यों हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू ascertain द टोटल कॉस्ट per unit cost of goods produced and service rendered by a business to control the cost। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है, टू ascertain टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पर हम जो है टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हैं। ज्यादातर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, यानी ऐसे बिजनेस के अंदर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अगर लेट सपोज आपका पेन बनाने का बिजनेस है, आप पेन मैन्युफैक्चर करते हो और आप टोटल एक महीने में 10,000 पेन बनाते हो, तो आप सबसे पहले तो टोटल 10,000 पेन की कॉस्ट निकालना चाहोगे और साथ के साथ आप पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना चाहोगे कि एक पेन बनाने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी है। तो एक पेन बनाने की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है या फिर आपको टोटल पेन बनाने की कॉस्ट निकालनी है तो उसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप पेन के प्लास्टिक की कॉस्ट निकालोगे,
उसके बाद पेन के अंदर जो इंक होती है उसकी कॉस्ट निकालोगे, उसकी जो निब होती है उसकी कॉस्ट निकालोगे, ऊपर के ढक्कन की कॉस्ट अलग निकालोगे। तो ऐसे अलग अलग करते करते आप कई सारी चीजों की कॉस्ट निकालोगे, तब जाके आपको पेन की पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पता चलेगा। और भी बताऊं अगर, तो जिस फैक्ट्री के अंदर पेन बनेगा उस फैक्ट्री का रेंट होगा, उसकी कॉस्ट भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जिस मशीन का इस्तेमाल होगा उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उस फैक्ट्री के अंदर जो साफ सफाई होगी उसका जो खर्चा लगेगा, मशीन के अंदर जो ऑयल डलेगा उसका जो खर्चा लगेगा, फैक्ट्री का ध्यान देने के लिए बाहर फैक्ट्री के गेट पे कोई वॉचमैन बैठा होगा उसकी सैलरी जाएगी, तो वो भी खर्चा पेन के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो पेन बनाने में से प्लास्टिक और इंक का खर्चा नहीं लगता। पेन बनाने के लिए जो आसपास में सपोर्टिव एलिमेंट होते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उन सपोर्टिव एलिमेंट्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ। तो कई सारे खर्चे होते हैं जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनली टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। एक बार हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी, टोटल कॉस्ट निकाल दी, और अगर हमें लगता है कि हमारी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एंटीसिपेटेड कॉस्ट से ज्यादा है, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हमारी कॉस्ट लग गई, तो फिर उस केस में हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से खर्चे कहां पर हम कट कर सकते हैं ताकि जो है हम अपनी कॉस्ट को बचा सकें, मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट आउटपुट निकाल के दे सकें। जितनी आपकी कॉस्ट कम होगी उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। अगर मान लो आपकी पेन की कॉस्ट 8 रुपए की आ रही है और उसमें आप 2 रुपए का प्रॉफिट जोड़ते हो तो आपका पेन मार्केट में 10 रुपए का बिकेगा। लेकिन अगर यहीं आप अपनी कॉस्ट को 8 रुपए से घटा के 7 रुपए कर दो, अपनी कॉस्ट पे कंट्रोल कर लो, तो फिर वही पेन आपका 3 रुपए का प्रॉफिट कमा के देगा और आप मार्केट में उसको 10 रुपए में बेच पाओगे। तो आपने अपनी सेल प्राइस को ना बढ़ाते हुए अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लिया, क्योंकि आपने अपनी कॉस्ट पे ध्यान रखा, आपने अपनी कॉस्ट को कट करने की कोशिश करी विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आपने ये देखा कि कहां मेरे खर्चे फालतू लग रहे हैं, कहां बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है, उस वेस्टेज को रोका, फालतू खर्चों को रोका, उसके बाद आपने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया। तो ये सारा कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कट आउट करना, ये सब हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारा एक बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करते तो आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में अभी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आप कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, टू एसर्टेन एंड एनालाइज कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट और टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका तो नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के काम आती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के उस डेटा को उठाते हैं जो मैनेजमेंट के काम आता है, और उसके बाद मैनेजमेंट जो है उस डेटा का इस्तेमाल करके पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। इसको एक बार देख लेते हैं। इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ अकाउंटिंग डाटा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग डाटा का इस्तेमाल होता है। ये अकाउंटिंग डाटा कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अलग तरीके की ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसके बारे में आप अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में आने वाले सेमेस्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर यूज बाय इंटरनल यूजर्स, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो याद रखना, ध्यान रखना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूजर्स के लिए करी जाती है, ना कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। मैंने आपको अकाउंटिंग के यूजर्स बताए थे, उसमें से जो हमारे इंटरनल यूजर्स थे यानी वो लोग जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, हमारा ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी जाती है। कभी भी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करी जाती। उसी तरीके से जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी वो भी इंटरनल यूजर्स के लिए करी जाती है, कभी भी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं करी जाती। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालोगे, तो कॉस्ट निकालने का आपका जो फॉर्मूला है, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल रही है, वो आप बाहर वालों को थोड़ा ना बताओगे। आपके बिजनेस के अंदर के जो लोग होंगे सिर्फ उन्हीं को पता होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी बाहर वालों के साथ शेयर नहीं करी जाती। उसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है, किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहा है, बिजनेस के अंदर प्लानिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है, इसके बारे में बाहर वालों को थोड़ा ना बताएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमारी इंटरनल यूजर्स के लिए होती है। इंटरनल यूजर्स ही इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो है हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, बजटरी कंट्रोल, बजट्स बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो और भी कई सारे काम किए जाते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको समझना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए करी जाती है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका टैक्स अकाउंटिंग। तो इसका भी मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, टैक्स अकाउंटिंग मतलब ऐसी अकाउंटिंग जो टैक्स पर्पस के लिए करी जाती है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इनकम आएगी, रेवेन्यू आएगा, सेल होगी, तो इसमें से आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स हमारा इनकम टैक्स कहलाता है, सेल्स के ऊपर लगने वाला टैक्स हमारा जीएसटी कहलाता है। तो इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, दोनों ही टैक्सेस आपको कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद गवर्नमेंट के पास जमा करवाने। तो इनकम टैक्स और जीएसटी कैलकुलेट करने का काम करता है हमारे टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग ऑल्सो एनालाइज टैक्स रिलेटेड बिजनेस डिसीजंस एंड एनी अदर इश्यूज रिलेटेड टू टैक्सेस। तो बिजनेस के अंदर जो है कई सारे टैक्स से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं जिसको लेने में मदद करती है हमारी टैक्स अकाउंटिंग। और बाकी अदर जितने भी
इश्यूज होते हैं टैक्स से रिलेटेड उसको भी टैक्स अकाउंटिंग रिजॉल्व कर लेती है। एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फुल अवेयर ऑफ वेरियस अपडेटेड टैक्स लॉस। तो टैक्स लॉस के अंदर हमेशा लगातार अपडेट होते रहते हैं। गवर्नमेंट जो है टैक्स लॉस को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करती रहती है। तो जो हमारा टैक्स अकाउंटेंट होता है वो हमेशा फुली अपडेटेड होना चाहिए, उसे सब कुछ पता होना चाहिए कि टैक्स के अंदर क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। फिफ्थ और लास्ट है हमारा सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इस ब्रांच के अंदर हम सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉमनली टर्म एज सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। इस लाइन का क्या मतलब है, इसको काट देना, वो तो सीधी बात है, नाम लिखा हुआ ऊपर सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। आगे देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं किस चीज को, जो हमने कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, जो बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो है सोसाइटी से ही प्रॉफिट कमा रहा है, सोसाइटी से ही रिसोर्सेज को ले रहा है। तो अल्टीमेटली बिजनेस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर उसी कंट्रीब्यूशन की अकाउंटिंग करी जाती है जो कंट्रीब्यूशन बिजनेस की तरफ से सोसाइटी को दिया जाता है। तो क्लियर है? तो ये हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हो गया।